हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिड व्हीकल प्रपल्सन की यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। अब देखो, हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि हर क्वेश्चंस को पढ़ें, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, 2021 और 22 में आया भी हुआ है और 10 नंबर में आया है। क्या है? एक्सप्लेन सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये हमको बतानी है कि भाई हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो देखो, हाइब्रिड व्हीकल के बारे में आपको पता है दोस्तों कि हाइब्रिड जो व्हीकल्स होते हैं वो दो फ्यूल पर भी चल सकते हैं। जैसे हमारे सबमरीन्स, आपको पता है जो सबमरीन्स होते हैं उनमें क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डीजल इस्तेमाल करते हैं। कब? जब सरफेस पे हम लोग चलाते हैं, और जब नीचे पानी में डूबी रहती है सबमरीन्स वगैरह आपकी जो भी हैं, है ना, तो उनमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तभी तो दोस्तों हाइब्रिड बना। आया समझ? और नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको पता ही हैं, हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं, यानी कि मोटर को हमें बेसिकली हमारा काम क्या होता है? मोटर को रोटेट करना। अब मोटर को रोटेशन हम किस तरीके से देंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके। इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग? बैटरीज़ को चार्ज वगैरह करके। यही तो मैंने आपको बताया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आप सभी को पता है, जो हमारी वैसी गाड़ियाँ होती हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, है ना, या फिर डीजल पे चलती हैं, तो वो क्या करती हैं? स्मोक कहीं ना कहीं छोड़ती हैं, और उनके अंदर CH4, NOx इस तरह की हजार्डियस यानी कि हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है? पोल्यूट करती है। तो उससे हमें नुकसान है। जबकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं इनमें नॉइज़ भी नहीं होती दोस्तों, तो यानी कि नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगा, कोई भी गैसेस नहीं निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे हम हजार्डस गैसेस बोलते हैं, वो भी नहीं निकलती। तो इसके लिए क्या है? हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट है। तो वही हमको सब बताने हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके 1 बाय 1 पॉइंट देख लेते हैं, तो और अच्छा आपको लगेगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आप ज़रूर लिखना, द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स करते हैं दोस्तों? इफ़ेक्ट ऑन मोबिलिटी एंड ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम ऑपरेशंस, पेट्रोलियम, अदर फ्यूल कंजम्पशंस, एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक नॉइस। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये एक बार आपके पास क्वांटम होगी उससे रीड कर लेना। आप लोग जो मैंने बताया वो लिख सकते हो अगर आपको याद रहेगा तो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो और देखिए, द इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार्स डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज द इलेक्ट्रिक कार इज़ एडवांटेजेस टू हाइब्रिड व्हीकल। अगर दोस्तों हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जनरेट अगर हम कर रहे हैं, कहाँ से? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट कर रहे हैं। और ये सोर्सेज कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी केमिकल्स गैसेस नहीं निकलती है ना, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती, जैसे CH4, NOx और आपकी CO2। ये जो गैसेस नहीं निकलती हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये हमारे लिए कैसी रहती हैं? एडवांटेजेस रहती हैं, अच्छी रहती हैं दोस्तों। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कहाँ से? फॉसिल फ्यूल से जनरेट कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक कार रिमेन्स कॉम्पिटिटिव ओनली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार कैसी रहती हैं? कॉम्पिटिटिव रहती हैं। इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ऑन बोर्ड। ये दो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। और लिख सकते हो, इफ़ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद एन एफिशिएंसी ऑफ 50 to 60% वाया गैस टरबाइन इंजन connected to high capacity battery, electric motor, electric car is superior in many
रेस्पेक्ट्स। तो देखो सिंपल दोस्तों, मैंने आपको जो बताया ना वो ज़रूर लिखना। जो मैंने यहाँ पर जहाँ समझाया था ना आपको, वो चीज़ आपको समझ आई होगी, वो लिखोगे वो याद रहेगी। ये पॉइंट हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन याद रहें तो ज़रूर लिख कर आना, ठीक है। लास्ट में ये भी लिख सकते हो, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रिड्यूसिंग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर लिखना कि भाई ग्रीन हाउस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, विद ट्रांसपोर्ट एस्टिमेट टू कंट्रीब्यूट द 40% ऑफ CO2 प्रोड्यूस एनुअली। तो ये कुछ पॉइंट हैं इस क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हो। तो सिंपल सी कहानी आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, और यहाँ पर बताने के बाद ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट स्पेशली, इन दो पॉइंटों को ज़रूर इंक्लूड करना। अब दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारे पास है, एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न ड्राइव ट्रेन ऑन एनर्जी सप्लाई। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखो ड्राइव ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं, चाहे हाइब्रिड व्हीकल हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो दोस्तों, है ना, तो उसमें ड्राइव ट्रेन्स लगी होती हैं। तो इसी के इम्पैक्ट के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन्स आर combination of internal combustion engine which runs on fuel and an electric motor which use energy stored in batteries। तो दोस्तों ये जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन होती हैं किस चीज़ का? एक तो देखो फ्यूल का, कि भैया जो इग्निशन कंबशन इंजन जो होते हैं जितने भी, उसमें हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल का कंजम्पशन होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। जब दोनों एक साथ लगे होते हैं तब बनता है दोस्तों क्या? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन। अब यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन एनर्जी सप्लाईज it is mandatory to do energy analysis of these vehicle and to know why they are beneficial from efficiency point of view। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट में ये बोल दिया गया है, अगर आप समझना चाहते हो कि इम्पैक्ट ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्या होते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी किस तरीके से हम लोग व्हीकल को दे रहे हैं और वो हमारे एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है भी या नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर बोला गया है, लेट अस कंसीडर अ कन्वेंशनल व्हीकल। चलो हम एक कन्वेंशनल व्हीकल को लेते हैं, विच हैव इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके पास दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन है, डेट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन फ्यूल टू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी ड्राइव द व्हीकल। बेसिकली बोला गया है इन्होंने एक इंटरनल कंबशन इंजन वाला व्हीकल ले लिया जिसमें फ्यूल वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो उन्होंने व्हीकल लिया है। और दूसरी तरफ उन्होंने व्हीकल क्या लिया है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ इन्होंने ले ली। फिर इन्होंने क्या किया? इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टोटल पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द व्हीकल इज प्रोवाइड बाय कंबाइनिंग ऑफ पावर प्रोड्यूसिंग बाय बोथ इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ बोल दिया गया दोस्तों, जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें क्या है? दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन की भी रिक्वायरमेंट है और आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो हैव रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म। इसके अंदर दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी लगी होती है, जो काम क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी व्हीकल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, टू चार्ज द बैटरी एंड थस बूस्टिंग इट्स एफिशिएंसी, ताकि बैटरी चार्ज हो और उसकी एफिशिएंसी बढ़े। आई समझ कि भाई हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगाते हैं ताकि काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए और उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी को थोड़ा बूस्ट मिले। नेक्स्ट दे रखा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी कैन बी यूज्ड लेटर विच हेल्प इन improving the overall efficiency of the vehicle।
जो दोस्तों एनर्जी हमारी स्टोर हो गई बैटरी के अंदर, है ना, वो हमको हेल्प कब करेंगी, हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाएंगी बैटरी की। किसकी, बैटरी की नहीं, व्हीकल की। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव स्मॉलर इंटरनल कंबशन इंजन विच एंश्योर हाई फ्यूल एफिशिएंसी ड्यूरिंग ड्राइविंग। Thus, hybrid electric vehicles have a positive impact in terms of fuel consumption and overall efficiency when compared with a conventional vehicle। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनकी क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल के। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, यहाँ पर कहानी क्या दे रखी थी। यहाँ कहानी ये दे रखी है कि भाई जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर हम लोग बैटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कहीं ना कहीं, और हम लोग फ्यूल वगैरह का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब हमको ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो हम लोग बैटरी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। जबकि नॉर्मल जो कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं उनमें इस चीज़ के हमको बढ़ा नहीं सकते, हम ओवरऑल एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। उसमें बैटरी वगैरह की इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती है दोस्तों, या फिर होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, किसके कंपैरिजन में, कन्वेंशनल व्हीकल के कंपैरिजन में। तो ये छोटी सी कहानी है, आपको याद रखनी है। बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कन्वेंशनल व्हीकल्स। अब दोस्तों देखो कन्वेंशनल व्हीकल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे व्हीकल्स जो कि फ्यूल, है ना, और डीजल, पेट्रोल, इन सब पे चलते हैं, बेसिकली गैस वगैरह इन सब से चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ करते हैं, जैसे CH4, CO2, NOx, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल रहती हैं। तो उनके बारे में ही शॉर्ट नोट लिखना है। तो इतनी जो मैंने आपको बातें बताई ये भी आप लोग लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो दे रखा है वो पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। देखो, इन जनरल कन्वेंशनल व्हीकल्स आर एन इंटरनल कंबशन इंजन। कन्वेंशनल व्हीकल के अंदर इंटरनल कंबशन इंजन होता है बाय गैसोलीन, और ये चलता कैसे है, कंजम्पशन किस तरीके क्या चीज़ करता है कि गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, है ना, टू पावर द व्हील। हमको गैसोलीन और डीजल की ज़रूरत पड़ती है व्हील को पावर देने के लिए, उस वजह से चलता है। जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर सम एसेसरीज़, और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों एसेसरीज़ में यूज़ करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। बट इट इज़ नॉट यूज टू मूव द व्हीकल। भाई जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल व्हीकल के अंदर, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था, है ना, बैटरी वगैरह का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वो हम एसेसरीज़ में बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, ना कि व्हीकल को मूव करने के लिए। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसमें हम लोग मूव करने के लिए, व्हीकल को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी वगैरह को पावर देकर। लेकिन ऐसे इंजन में, ऐसे जो कन्वेंशनल व्हीकल होते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पर एसेसरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल विद इंटरनल कंबशन इंजन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों, किसका, ऑटोमोबाइल्स का, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन्स जो हैं आपके, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। However, the highly developed automotive industries and the large number of automobiles in use around the world are causing serious problem for society and human life। तो दोस्तों वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम्स भी दे रही हैं किसको, सोसाइटी को और ह्यूमंस लाइफ को। वही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हार्मफुल गैसेस वगैरह निकलती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए हार्मफुल रहती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है लास्ट पॉइंट में कि ये करती क्या है, डिटेरियोरेशन इन एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट डालती हैं, एंड डिक्रीज़ इन पेट्रोलियम रिसोर्सेज, है ना, पेट्रोलियम रिसोर्सेज को भी कम करती हैं, आर बिकमिंग द मेजर थ्रेट्स टू ह्यूमन बींग। यही दोस्तों हमारे ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बनती हैं।
आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो कि व्हीकल परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में हमको बताना है। और इसके 3 व्हीकल परफॉर्मेंस होते हैं। एक तो आप लोग रीडेबिलिटी के बारे में बता सकते हो, सेकंड आप लोग एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हो, और आप लोग मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल इसके बारे में बता सकते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ग्रेडिबिलिटी समझने से पहले आप लोग एक चीज़ बताइए मुझे कि हम लोग या फिर जो भी कार मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, वो चाहते क्या हैं? वो यही तो चाहते हैं कि जो हमारे व्हीकल वगैरह है एक कांस्टेंट स्पीड से चलें, उनमें वेरिएशंस ना हो और आराम से स्मूथली चलते रहें, ताकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ करे और हमारा फ्यूल की कंजम्पशन भी कम से कम हो, है ना। क्योंकि आपको पता होगा जब हम किसी स्लोप वगैरह पर चढ़ाएंगे या फिर पहाड़ पर चढ़ाते हैं तो हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगता है, आपने देखा होगा, और बैटरी भी ज़्यादा खाती है जब हम ज़्यादा हार्ड चढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ग्रेडिबिलिटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज द ग्रेड और ग्रेड एंगल। एक ग्रेड एंगल बन जाता है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या है, एक एंगल बन जाता है, जिससे हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितना ऊपर हमें चढ़ाना है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी गियर में हमें उसको डालना है। आपने देखा होगा कार या बस जो होती है ना, कार छोड़ो, कार नहीं, कार तो ईज़िली चढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब बस होती हैं और ट्रक वगैरह होता है, उस पर हम लोग अपना लोड बढ़ा देते हैं तो हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। हमको ऐसा लगता है कि कहीं ये आधे रास्ते से जाकर रुक ना जाए, पीछे की तरफ वापस ना आ जाए, आसानी से चढ़ जाएंगी नहीं चढ़ जाएंगी। तो वो हम पहले से ही कैलकुलेट करते हैं ग्रेड एंगल के थ्रू जब हम गाड़ी का डिज़ाइन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों देखो दे रखी है, ग्रेडिबिलिटी इज यूजुअली डिफाइंड एज अ ग्रेड एंगल that the vehicle can overcome at a certain constant speed. For instance, the grade at speed of 100 km/h। तो दोस्तों यहाँ पर यही दे रखा है कि हम लोग ग्रेड एंगल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसीलिए ही लगाते हैं ताकि जो व्हीकल हमारा चल रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड पर रहे, उसको प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर ग्रेड की स्पीड भी दे रखी है आपको, कितनी, 100 km/h। देखो फॉर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड व्हीकल्स, है ना, जो ऑफ रोडिंग हम लोग करते हैं ना, द ग्रेडिबिलिटी इज़ यूजुअली डिफाइंड एज द मैक्सिमम ग्रेड और ग्रेड एंगल इन होल स्पीड रेंज। अब देखिए ये आपको दे रखा है, इस तरीके का आपको फॉर्मूला लिखना है। ये जितनी भी इक्वेशंस दोस्तों दे रखी हैं ये आप लोग ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं इसको आपको ज़रूर लिखना है। मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे किसी एक के बारे में ब्रीफली पूछा था, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और कर भी सकते हो। बाकी आपको दे रखा है, आप एक बार देख लेना, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना क्वांटम से। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पावर प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आपसे पावर प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ सकता है, दूसरा इसका ट्रांसमिशन के बारे में पूछ सकता है। तो दोस्तों एक बात आप लोग जानते हो, जब हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी वगैरह है, जो भी हमारा व्हीकल है, वो कॉन्स्टेंट स्पीड से चले, उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना आए, ताकि हमारी जो फ्यूल है ना, जिससे भी हम लोग चला रहे हैं, चाहे बैटरी हो गई, वो एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी दे, है ना, एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हो, लो लगे हर चीज़। अगर बैटरी हो तो बैटरी कम से कम डिस्चार्ज हो रही हो, फ्यूल हो तो कम से कम कंजप्शन हो रहा हो फ्यूल का, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पा रहे हों, ये हम लोग चाहते हैं। और आप लोग ये भी जानते हो कि भाई जब हम अपनी व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टॉर्क लगता है, ठीक है। तो वो हमें डिटेल में बताना है पावर प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब देखिए ये इतनी सी कहानी आपको अगर समझ आई है ना, तो ये बात भी समझ आएगी। आप लोग जानते हो
कहीं ना कहीं जो पावर है वो स्पीड और टॉर्क से रिलेटेड है। भाई स्पीड इनटू टॉर्क, ये पावर जनरेट कर रही है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, इधर हमारे पास स्पीड है और आप लोग देख पा रहे हो कि टॉर्क जो है दोस्तों, पहले तो आपका कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, उसके बाद इसके जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है और नीचे की तरफ आता है कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अगर आप देखना चाहोगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो पावर है वो कांस्टेंट स्पीड यहाँ पर इसको इस जगह मिल रही है, स्टार्टिंग में कांस्टेंट नहीं थी। ये कैसी है दोस्तों हमारी, ये आइडियल परफॉर्मेंस है। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी अगर परफॉर्मेंस हो गई तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होता नहीं है तो होता क्या है, वो यहाँ पर दे रखा है। अगर आप देखोगे ये स्पीड और पावर में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर अपना टॉर्क है, तो टॉर्क अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉर्क पहले तो देखो दोस्तों यहाँ कांस्टेंट स्पीड की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया था स्टार्टिंग में, है ना कहीं मैच हो रही है आइडियल कंडीशन। लेकिन आप देखोगे जब एक मिड पॉइंट पर ये आता है, मान लो लगभग 3000 के पास आता है, तो एक बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो ये कहीं ना कहीं जो आइडियल हमारी कंडीशंस थी उसको मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप पावर को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनना है, यानी कि जो हमारी आइडियल कंडीशन यहाँ पर दे रखी है उसको कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो आइडियल कंडीशन में ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस है, हम चाहते हैं ऐसा है, लेकिन हमको मिल कैसा रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ये डायग्राम पूरा बनाना, यहाँ पर आपको फ्यूल की कंजम्पशंस भी दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये सिंपल सी बात है, ये 2 डायग्राम आपको ज़रूर बनाने इस क्वेश्चन के अंदर, और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं, एक बार उन पर नज़र हम लोग और मार लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, फॉर व्हीकुलर एप्लीकेशंस द आइडियल परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पावर प्लांट इज कांस्टेंट पावर आउटपुट ओवर द फुल रेंज स्पीड। और फिर द टॉर्क वेरीज विद स्पीड हाइपोथेटिकली, भाई जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क उस तरीके से वेरी करता है, ये बात हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर अगर आप और देखोगे तो एट लो स्पीड द टॉर्क इज़ कंस्टेंट टू बी कांस्टेंट। लो स्पीड में टॉर्क ऐसा लगता है कांस्टेंट है, सो एज नॉट टू बी अ ओवर द मैक्सिमम लिमिट वाई द एडिशन बिटवीन द टायर ग्राउंड कॉन्टैक्ट एरिया। चलो ये जो पॉइंट्स वगैरह हैं आप लोग एक बार पढ़ लेना, बाकी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको ज़रूर लिख कर आना, ठीक है। और ये डायग्राम बनाना चाहो तो ये डायग्राम भी बना देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, जो हमने पावर प्लांट ऊपर बनाया था ना, ये जो हमने पावर प्लांट बनाया था, है ना, हम लोग क्या चाह रहे थे, कांस्टेंट स्पीड से हमारी गाड़ी चले, हमारे व्हीकल चले। और कांस्टेंट स्पीड आएगी कैसे, वो आएगी दोस्तों, हम डिफरेंट टाइप के गियर्स लगाएंगे, गियर रेशियोस हमारे के कारण, गियर रेशियो की वजह से। तो यहाँ पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो ट्रांसमिशन है व्हीकल का, किस तरीके से हम लोग करते हैं। डिफरेंट ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स हमको बतानी है कन्वेंशनल व्हीकल की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन में दोस्तों होता क्या है, या फिर पहले आप ये समझिए ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स है क्या। ट्रांसमिशन करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड ऑल दो सिस्टम विच आर एम्प्लॉयड फॉर ट्रांसमिटिंग इंजन पावर टू मूव द व्हीकल फॉरवर्ड। तो भाई सारे ही सिस्टम होते हैं जो कि मदद करते हैं एनर्जी इंजन को पावर देने में, उसको आगे धकेलने में व्हीकल को, है ना। हम व्हीकल को मूव करना है तो इंजन को पावर जहाँ से मिल रही है वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, बेसिकली आपको पता ही है। मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, फाइनल ड्राइव होता है और ड्राइव शाफ्ट होते हैं, ठीक है। द फाइनल ड्राइव हैव अ कांस्टेंट गियर रिडक्शन रेशियो
और डिफरेंशियल गियर रेशियो। फाइनल ड्राइव के अंदर ये होता है। अब यहाँ पर समझिए, इधर हमारे पास ट्रैक्टिव एफर्ट दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास स्पीड दे रखी है, और आप लोग देख पा रहे होंगे आइडियल ट्रैक्टिव एफर्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का दे रखा है, पैराबोलिक। और यहाँ पर अगर आप कर्व देखोगे ना, ये जो कर्व बनता है ये फर्स्ट गियर का कर्व बनना है, ये आपका सेकंड गियर का कर्व है, इस तरीके से थर्ड गियर का कर्व है, फोर्थ गियर का कर्व है। तो ये कर्व यहाँ पर दे रखे हैं, तो इस तरीके का आपको डायग्राम बनाना है ना। और बाकी के ये जो पॉइंट दे रखे हैं, आप लोग इन पॉइंट को एक बार रीड कर सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास है हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन। और हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन में अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों एक टरबाइन है, एक रिएक्टर है, और एक आपका इम्पेलर पंप है। ये वन वे क्लच लगा हुआ है। और ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, आपको बहुत सिंपल पॉइंट दे रखे हैं कि भाई हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं ताकि पावर को ट्रांसमिट हम लोग कर पाएँ इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, टॉर्क की फॉर्म में, एंड स्पीड आर वाइडली यूज्ड इन पैसेंजर कार। यहाँ पर दे कंसिस्ट ऑफ अ टॉर्क कन्वर्टर। इसके अंदर दोस्तों जो मेन बात है ना, ये जो हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन के अंदर दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर का यूज़ हम लोग करते हैं, और एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं। और टॉर्क कन्वर्टर के इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कम से कम 3 रोटरी एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग इम्पेलर बोलते हैं, और टरबाइन बोलते हैं, और रिएक्टर। 3 हमारे पास क्या है, रोटरी एलिमेंट हैं, जो कि टॉर्क कन्वर्टर के अंदर लगे हुए हैं, कंसिस्ट होते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई इम्पेलर कहाँ से कनेक्ट है, टरबाइन कहाँ से कनेक्ट है ना, रिएक्टर कहाँ कनेक्ट है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर सारे पॉइंटों में यही चीज़ दे रखी है। द इम्पेलर इज कनेक्टेड टू इंजन शाफ्ट, द टरबाइन इज कनेक्टेड टू आउटपुट शाफ्ट, है ना, विच टर्न टू कपल द इनपुट शाफ्ट। सिंपल पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, बहुत सिंपल आपको समझ आ जाएंगे। और देखो यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है, द मेजर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन। एडवांटेज क्या क्या हैं दोस्तों इसके, तो इनको भी आपको पढ़ना है। ये छोटे मोटे काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं भी वीडियो कल अपलोड करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।